Morning, good morning, Jai Hind. Online and offline platform of IHC, where we are studying Indian Polity and Constitution. हम भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोग पहुंचे हैं आर्टिकल 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, which comes under the second category of your fundamental rights, that is right to freedom. Initially we have studied right to equality. सबसे पहले हमने अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के तहत किसके अधिकार को देखा? समता के अधिकार को देखा। फिर दूसरा जो प्रकार का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 19 का अध्ययन किया हमने। कल भी हमने अनुच्छेद 19 का एक बार दोबारा देखा था, कल अनुच्छेद 19 को। अब अनुच्छेद 19 के बाद हमने कल बात की थी अनुच्छेद 21 की, और अनुच्छेद 21 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि ये बात करता है किसकी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपका जीवन का अधिकार, आपका जो लाइफ का अधिकार है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो आपकी स्वतंत्रता है, उसके संदर्भ में आप देखिए अनुच्छेद 21 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने कल बात की थी अनुच्छेद 21 में ये लिखा है द स्टेट, यानी राज्य आपको वंचित नहीं कर सकता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। दैहिक स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में पर्सनल लिबर्टी बोलते हैं, यानी राज्य आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। कर सकता है तो केवल कब? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही कर सकता है, उसके अलावा अन्यथा वो नहीं कर सकता। तो हमने कल इसको समझा था, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। मैंने ये भी बताया था कि अनुच्छेद 21 को इन तीनों को बता दें हम। क्या हो गया? हाँ अब आ रही है, आप रुक गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, इन तीनों को आप समझे तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज। माननीय न्यायालय ने ही इसको कहा है मेनका गांधीवाद में कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है फंडामेंटल राइट्स का। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, जितने भी मूल अधिकार है हमारे पास, अनुच्छेद 14 से लेकर आप देखते हैं अनुच्छेद 32 तक, सब में आप देखते हैं कि जब भी अधिकारों की बात आती है, अधिकारों के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, किसी विषय को लेकर, किसी बात को लेकर न्यायालय की शरण में जाया जाता है कि हमारे इस अधिकार का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो रेफरेंस है, कहीं ना कहीं जो उसका तत्व है, वो कहां से निकल के आता है? या तो 14 के ऊपर कोई प्रश्न होता है, या 19 के, या तो 14 के ऊपर कोई प्रश्न होता है, या 19 के ऊपर कोई प्रश्न होता है, या फिर 21 के ऊपर कोई प्रश्न होता है। कहने का मतलब ये है 14, 19 और 21, अगर आपके मूल अधिकार बाकी सारे हटा भी दिए जाएं और अनुच्छेद 14, 19 और 21 है, तो 14, 19 और 21 होने का मतलब ये है कि आपके सारे मूल अधिकार बने हुए हैं, क्योंकि सारे बाकी मूल अधिकार कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। इनका इतना ज्यादा महत्व है। तो 14 हमने समझा था, क्या था 14 में? क्या था 14 में? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 19 में क्या था? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। और अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार और आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी क्या होती है? दैहिक स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत आपके बहुत सारे अधिकार समय समय पर जोड़े गए हैं। तो बात याद रहेगी। तो ये हम समझ रहे थे कल, तो यहां तक आपको समझ में आ गया था कल। अनुच्छेद 21 के बारे में हमने लिखा भी था। अब प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 21 में लिखा तो 2 ही लाइनें हैं, लिखा तो केवल इतना सा है संविधान में। कितना लिखा है संविधान में? संविधान में इतनी सी बात लिखी हुई है। कितनी? ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो हमने कल आपको बता दिया था, आपको ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति का मतलब यह अधिकार सभी को प्राप्त है, भारत के नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, भारत की भूमि पे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये 2 शब्द हैं। एक तो प्राण की स्वतंत्रता देता है ये, राइट टू लाइफ जिसे आप बोलते हैं, जान, आत्मा, प्राण, और दैहिक स्वतंत्रता यानी आपकी पर्सनल लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता देता है।
यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कोई उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीन नहीं सकता। छीन सकता है राज्य केवल किस स्थिति में? किससे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। यानी राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी नहीं ले सकता क्योंकि वो राज्य ने नहीं दी है, लेकिन राज्य ले सकता है। तो लेगा कैसे? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो वास्तव में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, यही तो समझने वाली बात है। और समय समय पर इस अनुच्छेद का जो विस्तार हुआ है, इसका जो इंटरप्रिटेशन हुआ है, इसकी जो व्याख्या हुई है न्यायालय द्वारा, उसने इस अनुच्छेद को बहुत ज्यादा डायनेमिक बना दिया है, बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है। आज तक इसका इंटरप्रिटेशन होता रहता है। आगे आने वाले समय 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल यह अनुच्छेद चलता ही रहेगा। यानी इस अनुच्छेद के तहत नए 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 अधिकार आपके पास समय समय पर जुड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं, 6 अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो भी इसी के एम्बिट में आते हैं। यानी कि हमें जब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो दैहिक स्वतंत्रता हमारा बॉडीली राइट है, और जो हमें लाइफ जीनी है, डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ की बात हुई थी कल, यानी कि सम्मानित जीवन, आपकी एक लाइफ डिग्निटी वाली होनी चाहिए, उसमें वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो 19 में है। आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको इधर से उधर घूमने की स्वतंत्रता। अब आपको याद होगा अनुच्छेद 19 खंड 1 में हमने पढ़ा था, भारत के अंदर हम कहीं पर भी आवागमन कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। मैं यहां से चाहूं दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, कलकत्ता जाऊं, गुजरात जाऊं, राजस्थान जाऊं, यह अनुच्छेद 19 में है। कहां पर था अनुच्छेद 19 में? कौन से अनुच्छेद 19 के किस खंड में था? बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे भारत से बाहर जाना है, अगर भारत से बाहर जाना है कि भारत से मुझे जापान जाना है, इटली जाना है, जर्मनी जाना है, तो फिर कौन सा अनुच्छेद आता है? 21। अब देखो अनुच्छेद 19 बोलता है देश के अंदर आपको कहीं भी घूमना फिरना है, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आ गई। और भारत से बाहर जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। यह हम किस आधार पे बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 21 हमें यह स्वतंत्रता भी देता है? कल लिखा भी था आपने, यह स्वतंत्रता भी देता है कि आप भारत से बाहर जाएं। ये कहां से मिलता है अधिकार? मेनका, वेरी गुड बेटा, मेनका गांधीवाद 1978। क्योंकि मेनका गांधी का मुद्दा ही यह था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था तत्कालीन सरकार द्वारा, और जब आप किसी का पासपोर्ट ही जब्त कर लेंगे तो वो विदेश यात्रा कर ही नहीं सकता। तो वहीं पर यह मामला सामने आया, और वहीं से एक नया डॉक्ट्रीन भी इसमें अप्लाई होने लगा, जिसको अब अभी हम देखने वाले हैं। यानी कि आपका एक तो हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर। अब हम पहले यह देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, इसका क्या हमारे संविधान के संबंध में अर्थ निकलता है। प्रारंभिक मामले जो न्यायालय के समक्ष पहुंचे, वहां पर न्यायालय ने जो इस अनुच्छेद 21 की व्याख्या की, उसको किस आधार पर, क्या सिद्धांत ध्यान पर रखकर उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया, और लेटर ऑन 1978 के बाद क्या ट्विस्ट आया, क्या चेंज आया कोर्ट की इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या करना। किसी भी संविधान के अनुच्छेद की, संविधान की उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायालय के पास। आ गई बात समझ में? तो अनुच्छेद 21 आपको देखना है। साथ ही साथ आप एक ये भी जान लीजिएगा, अनुच्छेद 21 में ही एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है। हालांकि वो अनुच्छेद 21 में भी है शिक्षा का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 21 में 21 का 21A जोड़ा गया है, और 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। पहले इन्होंने बोला शिक्षा का अधिकार, अब शिक्षा का अधिकार तो सबके लिए हो गया। फिर कोई आपका जो है माध्यमिक शिक्षा की बात करे, उच्च शिक्षा की बात करे, भाई अलग अलग लेवल की एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, शिक्षा का अधिकार है तो किसको है शिक्षा का अधिकार? आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, या सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, या पीजी की बात कर रहे हैं, क्या सबको है? तो नहीं। आप ध्यान रखिए, शिक्षा का अधिकार जो राज्य शिक्षा देगा सिटीजन्स को, नागरिकों को, किसी व्यक्ति को, तो वहां पर कंपल्शन किसके लिए है? 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनके लिए बकायदा संविधान में संशोधन हुआ और यह अनुच्छेद जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद में क्या लिखा है? राज्य, यानी ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए निशुल्क
और अनिवार्य शिक्षा देने का, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। तो हमारे देश में आप ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कभी आपसे इंटरव्यू में पूछे तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्या हमारे शिक्षा के अधिकार के तहत आता है? तो ये राज्य के ऊपर इसका दायित्व नहीं है कि राज्य आपको फ्री ग्रेजुएशन कराए, फ्री पोस्ट ग्रेजुएशन कराए, ये राज्य के ऊपर दायित्व नहीं है। लेकिन राज्य के ऊपर ये दायित्व जरूर है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं, और 14 साल तक का बच्चा कौन सी क्लास में होता है, 8वीं तक की शिक्षा, यानी शिक्षा कहां की हो गई, 8वीं तक, यानी 16 साल में ऑन एन एवरेज बच्चा क्या करता है, 10वीं 12वीं होती है 18 में, और 21 साल में फिर आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है। और तभी आप देखते हो आपका यूपीएससी की फॉर्म भरने की एज कितनी है, 21 साल, क्योंकि 21 साल ग्रेजुएशन के बाद ही आप भर सकते हैं। तो आप ये देखिए 14 साल तक का बच्चा यानी 8वीं तक की शिक्षा, राज्य के ऊपर एक भार है, दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि राज्य उसके लिए क्या करे, व्यवस्था करे। 86 अमेंडमेंट आप यहाँ पे देखेंगे, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया, ये ध्यान रखना है। 21 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, आगे चल के मनमोहन सरकार इसमें कानून लेके आती है पार्लियामेंट में, आरटीई आपने सुना होगा, शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको 1 कौन सी अप्रैल संशोधन में सर? सर कौन सी संशोधन में है? 86वां 86 अमेंडमेंट क्या लिखा है बच्चे। और आगे चल के संसद कानून बनाती है इस अनुच्छेद को लागू करने हेतु, और वो कानून कब बनता है, 2009 में। कानून का नाम है बच्चों शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आरटीई एक्ट। जरा ध्यान दीजिए, एक आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 का, वो अलग है, हम आरटीआई नहीं बोल रहे हैं, आरटीई बोल रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और 1 अप्रैल, क्योंकि आपको पता है 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, मार्च में सेशन खत्म होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2010 से इस शिक्षा के अधिकार को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो संशोधन कब हुआ, 2002 में। किस सरकार ने किया, अटल जी की सरकार ने। कानून कब बना, 2009 में। किस सरकार ने बनाया, मनमोहन सिंह सरकार ने। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। कौन सी सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार। कौन सी उम्र तक के बच्चे, 6 से 14 साल तक के बच्चे। कौन सी क्लास तक, 8वीं क्लास तक। कौन सा अनुच्छेद, 21। 21 का कौन सा एक नया पार्ट जोड़ा गया, 21 का, यानी 21A। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक राइट के रूप में हमारे पास आता है। अब प्रश्न आता है, वापिस आइए आप, 21 का तो बहुत ही सिंपल है, तो फैक्ट आपको बता दिया। 21 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 21 में यहां पर प्रश्न आ गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं कर सकता, नहीं ले सकता। राज्य ले सकता है उसका प्राण, यानी उसको प्राण ले सकता है, या उसकी स्वतंत्रता को क्या कर सकता है, उसको स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। अब मतलब समझना, राज्य प्राण से वंचित कर सकता है, इसका मतलब राज्य उसको मार सकता है। और राज्य का मारने का मतलब क्या समझते हैं हम, फांसी देना। फांसी हो रही है किसी को, अगर किसी की जान जा रही है, फांसी हो रही है, तो ये एक प्रकार का क्या है, उसके प्राण छीनना ही तो हो गया। दूसरा, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना मतलब उसको कैद कर देना, जेल में डाल दिया आपने, किसी को अरेस्ट कर दिया, डिटेन कर दिया, तो फिर वो मूवमेंट तो कर नहीं सकता, फ्रीली मूव कर पाएगा। अनुच्छेद 19 में है कि वो इधर उधर घूम सकता है। और जो व्यक्ति जेल में है, तो जेल में कोई कहां घूम सकता है, जेल में तो 4 दीवारी में कैद है। तो अनुच्छेद 21 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा किया जा सकता है केवल कैसे, केवल कैसे होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, यही अब हमें समझना है। दो यहां पर चीजें समझनी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, सम्यक विधान जो है, उसको हमें समझना है। अब आप देखिए, जब हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं, उससे क्या हम मतलब समझेंगे। नाम से क्या लग रहा है आपको, स्थापित प्रक्रिया, एक प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश्ड है और उसके हिसाब से कानून बना है और कानून के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, वो हो गई स्थापित प्रक्रिया। समझ में आया, कुछ समझ में अभी नहीं आया, क्या होती है स्थापित प्रक्रिया, जरा इसको ध्यान से समझिए। उससे पहले यहां पे देखिए,
ये सब आपने पढ़ लिया है, ये लिख भी लिया है आपने। अनुच्छेद 21 आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? कानून द्वारा स्थापित। कानून बोलो या विधि बोलो, कानून और विधि इंटरचेंजेबली शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये इंग्लिश में लिख दिया है। ये दो प्रकार के अधिकार दे रहा है, लाइफ का अधिकार दे रहा है और पर्सनल लिबर्टी, ये दो अधिकार दे रहा है। यही वाले, यानी कि आपका जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मेनका गांधी मामला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे 1978, क्योंकि यहीं से चेंज आएगा, यहीं से चेंज आएगा। 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे का विस्तार किया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो केवल पहले शब्दता फॉलो करती थी हमारी न्यायपालिका। 1978 में मेनका गांधी केस में इसमें चेंज आया। एक केस हमने पढ़ा था, ए.के. गोपालन, याद है, लिखा था 1950। एक ये मामला है और एक मामला है मेनका गांधीवाद, मेनका गांधी केस 1978, यानी 28 साल के अंदर, 28 साल बाद न्यायालय के इंटरप्रिटेशन में, न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का जो इंटरप्रिटेशन किया उसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला। तो क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे का विस्तार किया। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले सर्वोच्च न्यायालय जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़े के इधर इधर वो लगा दिया जाता है ताकि उसकी नजर इधर उधर ना भटके, देखा है आपने, वो सीधा आगे देखता है। तो सर्वोच्च न्यायालय पहले अनुच्छेद 21 को केवल ऐसे देखता था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, कि अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हो रहा है और वैसे कानून बना है तो केवल वो कानून अगर विधि के स्थापित प्रक्रिया के द्वारा बना है और सही चल रहा है तो न्यायालय बोलेगा ठीक है। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पट्टा हटाया और बड़े स्तर पर अनुच्छेद 21 को देखने लगा, बड़े स्तर पर अनुच्छेद 21 को समझने लगा। अमेरिका का कंसेप्ट भी इसमें आ गया, वही कंसेप्ट है सम्यक प्रक्रिया, जिसको अब हम चर्चा करेंगे। ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए, यानी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। प्रक्रिया का पालन होना ही केवल एक चीज नहीं है, प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए। यह बड़ी बात है। प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए यानी फेयर, उचित होनी चाहिए यानी जस्ट, और रीजनेबल होनी चाहिए यानी तार्किक होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए। काल्पनिक, दमनकारी अथवा मनमानी नहीं। इस निर्णय ने प्रतिक्रियात्मक उचित प्रक्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब यही बात आपको समझनी है। अब ये कानून का इतना पेचीदा मुद्दा है जो आपकी सामान्यतः समझ में नहीं आएगा, तो मुझे आपको समझाने के लिए आप ही को लेवल पे उतरना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अब समझना ध्यान से। एक होता है साधन, एक होता है साध्य। क्या होता है आयुष ये साधन और साध्य? साधन और साध्य में अंतर क्या है? साध्य क्या है? साध्य हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य, यानी मान लीजिए आपका उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना, ये आपका उद्देश्य है। साधन होता है आप किस चीज का सहारा लेंगे। तो सहारा लिया हमने, हम कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग हमारा साधन है। हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये हमारा साधन है। हम YouTube वीडियो खंगाल रहे हैं, ये हमारा साधन है। हम टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, ये हमारा साधन है। या हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आयोग के किसी व्यक्ति को पैसा खिला दिया हमने, ये भी हमारा साधन है। हमारा उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, ठीक, ये साध्य है। साधन क्या है? बड़ी कड़ी मेहनत कीजिए, सुबह शाम पढ़िए, दिन रात पढ़िए, टेस्ट पेपर लगाइए, PYQ लगाइए, सब लगाइए। दूसरा तरीका क्या है? कुछ मत कीजिए, सेटिंग कर दीजिए अंदर ही अंदर, वो भी मामला हो गया। अब बात यह है कि साधन मतलब वो तरीका जिससे हम अपने साध्य को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। अब बात यह है कि अगर आपका साध्य आपको प्राप्त करना है तो आप उसके लिए साधन अच्छा भी अपना सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको? अपने साध्य को प्राप्त करना है। अब भाई हिंदुस्तान में दूध का दूल्हा कोई व्यक्ति इस तरह से है नहीं। आपको पता है हिंदुस्तान में कई मामलों में हमें पता है, और वो मामले दब गए हैं पहले भी और अब भी। कितने लोग नौकरियों में वैसे ही लगे हुए हैं जो सेटिंग से लगे, वो तो जो पकड़ में आ गया, जो नहीं आया तो कई लोग तो रिटायर भी हो गए, पेंशन भी खा रहे और कई लोग तो मर भी गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है?
नौकरी लग गई, सर मैं उदाहरण दे रहा हूं एक, ये किसी भी मामले में बोला सर जा सकता फिर है, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझिए। नौकरी लग गई, अब वो किस तरीके से लगी, क्या हुई, अब आयुष की एक बार सरकारी नौकरी लग गई, अब ससुराल वालों को क्या मतलब, इसने सुबह कितनी पढ़ाई की, शाम को कितनी पढ़ाई करी, कहाँ कोचिंग करी, कितने घंटे पढ़ाई करी, क्या मतलब, नौकरी लग गई, हमारा जवाई सरकारी नौकरी में है, शादी होनी है, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। अब बात किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए किस साधन का प्रयोग कर रहे हैं, वो उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। तो यानी कि जो सही व्यक्ति होगा, जिसका ईमान सही होगा, जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, जो सही तरीके से सोच समझ सकता है, वो तो चाहेगा कि अपने साध्य को, अगर साध्य मेरा अच्छा है, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि दुनिया को नहीं पता, आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है, आपकी अंतरात्मा आपको कहीं ना कहीं कचोड़ेगी। दुनिया की नजर में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन उसको तो पता है ना कि उसने क्या साधन का प्रयोग किया। तो पहली बात हो गई, साधन और साध्य दोनों क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। अब इस साधन साध्य को समझिए, हमारा साध्य क्या है, इस अनुच्छेद 21 के परिप्रेक्ष्य में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनना किरण, हमें अनुच्छेद 21 में लिख दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया मतलब राज्य आपके प्राण ले सकता है, राज्य आपकी लिबर्टी को कर्ल कर सकता है, दैहिक स्वतंत्रता को कम कर सकता है। कैसे कर सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ध्यान से समझना, प्रक्रिया क्या है हमारे देश में, प्रक्रिया मतलब विधि के संबंध में प्रक्रिया क्या है। विधि बनाने का अधिकार किसको है, विधायिका को है। विधायिका यानी संघ मामलों में संसद हो गई, राज्य के मामलों में, राज्य के मामलों में राज्य का विधानमंडल। अब संसद में क्या प्रक्रिया है, संसद में प्रक्रिया यह है कि भाई संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है, फिर राष्ट्रपति है। आप किसी कानून को, सबसे पहले एक मसौदा होता है, ड्राफ्ट होता है, फिर वो बिल के रूप में आया, सपोज राज्यसभा में आया, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, उसके ऊपर विषयवार बिंदुवार चर्चा हुई, चर्चा हुई, डिबेट हुई, उसके बाद वो राज्यसभा में वोटिंग हुई, वोटिंग में वो वहां से पास हो गया, पास होने के बाद कहां आया, लोकसभा में आया, लोकसभा में उस पर चर्चा हुई, डिबेट डिस्कशन डायलॉग हुआ, उसके बाद उस पर वोटिंग हुई, वहां से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, बिल किसके पास आया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया, बिल बन गया कानून, बिल बन गया एक्ट। तो अब आप मुझे बताओ, कहीं प्रक्रिया में कहीं त्रुटि है, प्रक्रिया में कहीं त्रुटि है, नहीं, प्रक्रिया तो शब्दता पालन हो रही है। प्रक्रिया क्या है कि भाई आपका बिल दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, प्रक्रिया में क्या है, आपका बिल दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, दोनों जगह उसको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, मेजॉरिटी मिली, मेजॉरिटी मिलने के बाद राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, राष्ट्रपति की सहमति मिली, बिल हो गया पारित, बिल पारित हो गया, यानी बिल बन गया कानून। अब कानून बन गया तो कानून के अनुसार ही किसी व्यक्ति ने अगर उल्लंघन किया है तो उसको दंड देने का अधिकार किसका है, न्यायपालिका। मामला मान लीजिए किसी ने कानून का उल्लंघन किया, और कानून का उल्लंघन किया तो कानून का वो मामला कहां पहुंचेगा, न्यायपालिका के पास। अब न्यायपालिका देखेगी कि भाई इस व्यक्ति, ये कानून बना रखा है संसद ने, ऐसा ऐसा कानून है, इस व्यक्ति ने इस तरह से इसका उल्लंघन किया, यानी यहाँ पे ये प्रोविजन था, इसका वायलेशन किया, पुलिस ने इसको पकड़ा, पकड़ने की भी प्रक्रिया होती है, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस प्रस्तुत कर रही है, सब कुछ कर रही है, और अतः इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जैसे कि कानून में लिखी है, 3 वर्ष 6 वर्ष 5 वर्ष जो भी है, न्यायालय ने दे दी। तो न्यायालय ने करा क्या, यहाँ पे न्यायालय ने देखा कि कानून जो बना है क्या वो सही तरीके से बना है, पुलिस ने जो पकड़ा है क्या सही तरीके से पकड़ा है, न्यायालय में जो प्रस्तुत किया गया है सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और फिर जब ये सारी प्रक्रिया सही है तो फिर न्यायालय ने बोला पूरा मामला सही है, इस प्रक्रिया के तहत इसके साथ ऐसा ऐसा किया जा सकता है, इसके अधिकार से इसको वंचित किया जा सकता है, या इसको फांसी दी जा सकती है, वो प्रक्रिया शब्दता पालन हो गई, न्यायपालिका को कोई आपत्ति नहीं। यानी तरीका आपने जो लिखा है, विधि जो बनाने की प्रक्रिया है, उसको शब्दता पालन किया तो न्यायपालिका ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, न्यायपालिका ने कहा, न्यायपालिका ने ये बात एकदम सही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर प्रक्रिया सही भी पालन हो रही है,
हमें ये भी तो चेक करना चाहिए कि वो कानून सही है कि नहीं है, कानून का उद्देश्य सही है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक तो हो गया अपने प्रक्रिया पालन कर रहे हैं, प्रक्रिया आप पूरी पालन कर। अब नरेंद्र मोदी सरकार, इनके पास फुल मेजोरिटी है, लोकसभा में भी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी मेजोरिटी है। कल के दिन ये कोई ऐसा, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए बोल दे कि आज से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इन्होंने लोकसभा में कानून पास कर दिया, राज्यसभा में कानून पास कर दिया, राष्ट्रपति से साइन करा दिए, तो प्रक्रिया तो कोई कमी नहीं है ना, प्रक्रिया तो जैसा संविधान में लिखा है वैसा है। लोकसभा से भी पास हो रहा है वो, राज्यसभा से भी पास हो रहा है वो, राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई, सब कुछ तो प्रक्रिया के हिसाब से हुआ। लेकिन क्या कानून सही है? तो एक चीज हो गई प्रक्रिया, यानी जो अभी आपको पीछे मैंने बताया साध्य, आपका जो साधन है, और दूसरा क्या हो गया आपका कानून। तो पहले कोर्ट क्या देखती थी? पहले कोर्ट केवल इतना देखती थी प्रक्रिया का शब्दता पालन हो रहा, अगर प्रक्रिया पालन हो रही तो कानून चाहे उटपटांग हो, कोर्ट बोलेगी ठीक है बहुत अच्छा, कि प्रक्रिया का शब्दता क्या हुआ पालन। बाद में 1978 में कोर्ट बोलती है भाई देखो प्रक्रिया तो सही होनी ही चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा कानून है ना, जो तुम्हारी विधि है, वो भी कैसी होनी चाहिए, जस्ट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए। यानी विधि भी, केवल प्रक्रिया ही नहीं, आपकी विधि भी कैसी होनी चाहिए, विधि भी कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। उसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि आप किसी सेक्शन ऑफ पीपल को या किसी लोगों को परेशान करना चाहते हैं या जानबूझ के ऐसे ऑब्जेक्टिव से ऐसा काम कर रहे हैं। उचित होनी चाहिए और तर्क संगत होनी चाहिए, वरना होगा क्या, कानून तो आप बना लीजिए, कानून बनाने के पास आपके पास शक्ति है, आप बिल्कुल जैसा संविधान में लिखा है वैसा पालन कीजिए। अरे कानून, कृषि कानून आए थे देश में, तो कृषि कानून क्या मोदी सरकार ने ऐसे ही बोल दिया कि बस आज से कृषि कानून लागू? ऐसा तो नहीं हुआ। कृषि कानून संसद में आए, संसद में चर्चा हुई, उनके ऊपर वोटिंग हुई, एक हाउस से पास हुए, फिर दूसरे हाउस में गए, दूसरे हाउस से भी पास हुए, फिर वो कहां गए, राष्ट्रपति के पास गए, सब कुछ हो गया। तो क्या प्रक्रिया में कोई कमी रही? प्रक्रिया तो पूरी फॉलो हुई, जैसा संविधान में लिखा है वैसा, लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ, उसका विरोध हुआ। तो अगर आप केवल प्रक्रिया प्रक्रिया पालन करेंगे, उस कानून का सार नहीं समझेंगे, उस कानून का जनता पे क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रभाव होगा, वही नहीं समझेंगे, तो फिर वो कानून सही नहीं माना जाएगा। तो यानी आज के समय क्या चीज है, आज के समय है आपकी प्रक्रिया भी उचित होनी चाहिए, प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए विधि को बनाने की, और विधि भी कैसी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। विधि भी होनी चाहिए निष्पक्ष, विधि भी होनी चाहिए उचित, विधि भी होनी चाहिए तर्क संगत। आई बात समझ में? क्या इसमें चेंज आ गया 1970? किस किस को बात समझ में आ गई? कौन कौन ऐसा है, ये कठिन विषय है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ भाई किरण, होश तो नहीं उड़ी है, क्या हो गया ये? समझ में आई आपको? समझ में आई? क्या समझ में आया? समझ में आ गया? पूछूंगा मैं, समझ में आने का मतलब ये है कि फिर आप समझा भी पाए। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सीमा जी, राम बहादुर हेलो। जी, सैमसंग, वीवो, मीनू, डेल, सैमसंग। समझ में आ गया सर, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग लेक्चर भी दोबारा देख जी लेंगे जी तो। सर। थैंक यू सर। केवल प्रक्रिया सही होना ही पर्याप्त नहीं है, प्रोसीजर आप फॉलो करके कल के दिन मेरी सरकार बहुमत में आ जाएगी, मैं 400 सीटें ले आऊं, 500 सीटें ले आऊं संसद में, और धड़ाधड़ कानून पास कर रहा हूं, तो एक दृष्टि से तो गलत कुछ नहीं है भाई, मेजॉरिटी है, बहुमत है लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन उन कानूनों का उद्देश्य क्या है उनके पीछे? कहीं किसी को परेशान करना तो नहीं है, कहीं किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ये भी तो देखने वाली बात है। तो केवल कानून बना देना ही एक चीज नहीं है, कानून आपने सही तरीके से बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य, आपका उद्देश्य गलत है, उसके पीछे उद्देश्य, उसके पीछे तार्किकता भी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई किरण? किरण कितनी खुशकी हो रही है, उसको समझ में आ गई क्या बहुत अच्छी तरीके से? अच्छा ये वाली बात हमने कल पढ़ ली थी, इसके साथ साथ हमने भी देख लिया था। अब ये देखो, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, दो प्रकार के अधिकार देता है। अब आगे बढ़िए, ये दो मामले देखिए जरा,
अब एक गोपालन मामले से समझेंगे क्या हुआ। ये बात है 1950 की। 1950 संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र हुआ। अब आपको पता है उस वक्त तो बीजेपी कुछ होती नहीं थी। सबसे बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की। और दूसरी पार्टियां होती थी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट वामपंथी दल, सीपीआई, सीपीआईएम तो बाद में आया, सीपीआई। अब सीपीआई जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारा, एम एन रॉय नाम आपने सुना है। ये नेहरू सरकार की कई नीतियों का क्या करते थे, विरोध करते थे। कम्युनिस्ट ही जो ठहरे, वामपंथी विचारधारा। नेहरू सरकार की कई नीतियों का क्या करते थे ये लोग, विरोध करते थे, उन्हें पसंद नहीं आती थी। अब क्या हुआ, 1950 में ही प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास हुआ, निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जब पास हुआ तो नेहरू सरकार ने, मतलब कांग्रेस की सरकार ने, एक व्यक्ति थे, एक नेता है, एक गोपालन, इनको पकड़ लिया, कैद कर लिया और इनको गिरफ्तार करके अपने संरक्षण में ले लिया। यानी कि इनको गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। अब इनको जेल में डाला, इन्हें गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा ऐसा क्या, मैंने करा क्या, मैंने अपराध तो कोई किया नहीं। निवारक में क्या होता है, आपने अपराध नहीं किया होता, आपको पहले ही, कि आप कोई अपराध ना कर दें, आपको पहले ही क्या कर दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, ये पहुंच गए न्यायालय के समक्ष। इन्होंने कहा सर देखिए, ये जो सरकार है ये मेरे अनुच्छेद 21 का हनन कर रही है। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 21 में लिखा है किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। मैं इधर उधर घूमता हूं, फ्रीली घूमता हूं, मेरे तो अनुच्छेद 19 का भी हनन हो रहा है, मेरे तो अनुच्छेद 21 का भी हनन हो रहा है, मेरे अनुच्छेदों का, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। न्यायालय मुझे न्याय दीजिए, मेरे साथ जस्टिस कीजिए। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा दिखाओ दिखाओ क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा पकड़ लिया इनको, इनको पकड़ लिया है, किसको, गोपालन साहब को। कोर्ट ने मामला देखा, फिर सरकार ने दलील दी, साहब ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे ऐसे विचारधारा फैलाते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ ऐसा ऐसा बोलते हैं, ये करते हैं, और ये इस तरह से उग्र बातें फैलाएंगे, और हमें भय है कि कल के दिन कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए हमने इनको पकड़ लिया। अब कोर्ट ने देखा कि आपने इनको पकड़ा कैसे, किस कानून के तहत पकड़ा, पीडीए। पीडीए क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। कानून बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी जो तरीका है उससे पार हो रखा। इनको पकड़ा भी बिल्कुल कानून के तरीके से, सही तरीके से पकड़, पुलिस पकड़ के ले गई, प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। कोर्ट ने देखा प्रोसीजर पूरा फॉलो किया हुआ है, कानून की इस धारा के तहत पकड़ा हुआ है, कानून में ही ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमें ऐसा शक होता है तो इसको पकड़ लो। तो कोर्ट ने कहा फिर गलत क्या है, जैसा जैसा कानून में लिखा हुआ है वैसा वैसा पकड़ा गया है, जैसा जैसा प्रोसीजर लिखा है वैसा वैसा पकड़ा गया है। कोर्ट ने कहा नहीं मिस्टर गोपालन, आपको अनुच्छेद 21 के तहत लिबर्टी यहां पर मिल नहीं सकती, आप इस आधार पर छूट नहीं सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 में लिखा है कि क्या आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है केवल किस आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया का तो यहां पर क्या हुआ है, पालन हुआ है, प्रक्रिया का तो क्या हुआ है, पालन हुआ है, अतः आपको गिरफ्तार किया जाना एकदम सही है। तो देखिए अनुच्छेद 21 की कितनी नैरो इंटरप्रिटेशन दी कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला कि आपकी गिरफ्तारी क्या है, एकदम सही है, क्योंकि प्रक्रिया का पालन हुआ है। हमें इससे मतलब नहीं कानून में क्या है, क्या लिख दिया सरकार ने, उठपटांग कुछ भी लिख दिया, कानून में लिख दिया और उसके हिसाब से पकड़ा है, बस हमें वो देखना है कि जो कानून में लिखा है वैसे किया नहीं किया। अब कानून में उठपटांग लिख दिया वो नहीं देख रही कोर्ट, बस ये देख रही कि कानून में लिखा होना चाहिए, और कानून में लिखा है और वैसा ही स्टेट एक्शन कर रही है, तो बस कोर्ट को इतना मतलब। तो यहां पर देखिए यह है संकीर्ण इंटरप्रिटेशन। 1950 के दशक तक अनुच्छेद 21 का दायरा थोड़ा संकीर्ण था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अभिव्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ने अमेरिका की उचित प्रक्रिया के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। यानी यहां पर हमारी कोर्ट ने अमेरिकन कंसेप्ट को फॉलो ना करके कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया, ब्रिटिश कंसेप्ट। यानी ब्रिटिश कंसेप्ट ही बोलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ब्रिटिश कंसेप्ट क्या बोलता है, विधि
द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और आपने उसको पालन कर दिया, ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं कानून क्या है कैसा नहीं है उसका क्या है, हमें यह मतलब है कानून है और कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। कानून में लिखा है कि आपको आपके अधिकार छीना जा सकता है, छीना जाना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट ने ऐसा बोला। लेकिन और हमारे संविधान में लिखा भी क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ऐसा उसका वंचित किया। देखो संविधान में आपने देखा ना कि संविधान में शब्द ही लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फॉलो हो रही है तो कर दो वंचित। लेकिन बाद में कोर्ट का दिमाग, यानी आगे आगे समय पे कोर्ट का दिमाग और उसका इंटरप्रिटेशन बढ़ाया उन्होंने। कोर्ट ने कहा विधि की प्रक्रिया तो पालन हो रही है, ये बात तो सही है, लेकिन जरा ये भी तो जांचें कि विधि का उद्देश्य क्या है। क्या विधि तर्कपूर्ण है कि नहीं है, क्या विधि जस्ट है, क्या विधि फेयर है, क्या विधि रीजनेबल है, कि कई विंस और फेंसिस पे बना दी हमने विधि। मेरी सरकार है, मेरा बहुमत है, मैंने जानबूझ के ऐसा कानून बनाया कि किसके पास इतने से ज्यादा संपत्ति है उसको पकड़ो 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 जेल में डालो। विधि का तो पालन हुआ, लोकसभा राज्यसभा में पास करा दिया, पर इसका उद्देश्य क्या है मेरा, जानबूझ के विपक्षियों को परेशान करना। तो या तो आप यही देख लो कि बस विधि का पालन हुआ और उसके हिसाब से कानून काम कर रहा है, या ये भी देखो कि वो विधि बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। इसीलिए आज आप देखते हैं हर कानून क्या होता है, अनुच्छेद 21 के मामले में चैलेंज हो जाता है ना चैलेंज। नागरिकता कानून ही आया, सब कुछ पास हुआ संसद से, लेकिन कहां चैलेंज हुआ, कोर्ट में चला जाता है। हर मामला आज कोर्ट में क्यों जाता है, क्योंकि उसको परीक्षण होगा कि विधि बनना ही पर्याप्त नहीं है। मेजॉरिटी की सरकार है वो कुछ भी विधि बना देगी, उस विधि के पीछे उद्देश्य सही होना चाहिए। केवल साधन ही सही होना पर्याप्त नहीं है, आपका साध्य भी सही होना चाहिए। तो यहां पर देखिए मेनका गांधी वाले मामले से हमारे यहाँ पे ये बात आ गई। यानी आपसे आज पूछा जाएगा कि आज हमारे देश में किस चीज का पालन होता है, तो आज आप बोलेंगे हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तो पालन होता ही होता है। लेकिन अब हमारे देश में क्या आ गया है, अब हमारे देश में अमेरिकन कंसेप्ट उचित प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया, सम्यक विधान का सिद्धांत भी पालन होने लगा है। आ गई बात समझ में। तो क्या बोला मेनका गांधी में, इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 निर्विवाद खंड नहीं है। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार का व्यापक दायरा है, संकीर्ण दायरा नहीं है, जिसमें कई अधिकार शामिल है, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत सन्निहित है। यानी आप कल बोल रहे थे ना कि सर राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ अधिकार अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 21 में भी सन्निहित है। अनुच्छेद 21 बहुत बड़ा है, इस प्रकार उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। अदालत ने यह भी माना कि जो कानून अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है उसे अनुच्छेद 21 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। यानी देखिए कितना बढ़िया इनका ब्लैंड सर है। 19 लिखाया है बेटा, 19 लिखाया है, 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। हाँ 19 की जो आवश्यकता है उनको भी पूरा करना चाहिए। यानी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं, आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित या मनमानी नहीं होनी चाहिए। यानी आप किसी का जीवन या उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं तो उसके लिए जो प्रक्रिया बनाई है वो प्रक्रिया सम्यक होनी चाहिए, वो अनुचित नहीं होनी चाहिए, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए, वो मनमाने ढंग वाली नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया का भी सही होना आवश्यक है। अब आप ये पूछिए कि क्या हमारे देश में आज ये लागू होता है, क्या हमारे देश में आज विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही है या फिर सम्यक विधान का सिद्धांत लागू है। तो देखिए संविधान में तो स्थापित प्रक्रिया लिखा हुआ है, न्यायालय उसको मानता भी है। सम्यक विधान संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे भारतीय संविधान के तहत सम्यक प्रक्रिया, सम्यक विधान, ये शब्द देख लीजिए, उचित प्रक्रिया, उचित विधान, सम्यक विधान, ये शब्द आ जाए, ये भारतीय संविधान में उल्लेखित है, कहीं उल्लेखित नहीं है। तो ये कहां से आया, ये न्यायालय के इंटरप्रिटेशन से आया। कब आया, 1978 में आया, शुरू में नहीं था।
गोपालन केस तो आपने देखा, 1978 में ये विचार आया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज भी कई बार न्यायालय अलग अलग मामलों में, कई कई जगह अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार वो पहले तो वो उचित प्रक्रिया ही देखते हैं, प्रक्रिया सही होनी चाहिए। कुछ कुछ मामले में न्यायालय अपनी बुद्धि लगा के सम्यक विधान भी देखता है, कुछ मामलों में सम्यक विधान नहीं देखता, केवल वो उचित प्रक्रिया ही देखता है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, उचित प्रक्रिया तो उल्लेखित है लेकिन सम्यक प्रक्रिया, सम्यक विधान उल्लेखित नहीं है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है। लेकिन जो आपका उचित प्रक्रिया वाला कंसेप्ट है वो कहां का है? उसे अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटिश कंसेप्ट है। इंडिया में दोनों ही फॉलो होते हैं आज के समय, बशर्ते अंतर इतना है, संविधान में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 1978 में मेनका गांधी केस के बाद आया। ठीक, ये है। चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए इसको। हम्म अंतर कुछ नहीं होता, जैसे कल आप बोल रही थी एसोसिएशन यूनियन, अंतर कुछ नहीं होता, बस शब्द लिख दिए गए हैं ऐसे, कोई खास अंतर नहीं होता उनमें। इंटरप्रिटेशन है, समान और सम्यक, उनके लिए भी कई बार आप देखते हो समानता का अधिकार, समता का अधिकार, कोई खास अंतर नहीं होता। वो तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट में जाओगे तब आपको अंतर मिलेगा। इंटर, अपोजिट नहीं, पूरक के रूप में। अपोजिट तो अलग हो जाएगा, अपोजिट तो एक दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिलोसफिकल अंतर होगा, वैसे कोई अंतर नहीं होता। उन शब्दों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हो। ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इनको आप वो नहीं कर सकते, इंटरप्रेट मतलब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए लिखिए अनुच्छेद 21 में कहां तक लिखा था बच्चे? जीवन के अधिकार। हाँ, अब वो बनाओ, एक वो बनाना पड़ेगा आपको, कॉलम मतलब दो वो बनाइए, पेज को अपने दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक तरफ लिखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किरण समझ में आ गया? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरी तरफ लिखो यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसे यथोचित बोलो, उचित बोलो, सम्यक बोलो, एक ही मतलब है। एक तरफ लिखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरी तरफ लिखना है क्या? यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित के लिए मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सम्यक, क्योंकि मुझे हिंदी का वो शब्द पसंद है। उसके लिए यहां पर उचित शब्द लिखा है और नोट्स में जो मैं लिखा रहा हूं उसमें यथोचित लिखा है। अब ये मत बोलिएगा कि यथोचित, उचित, सम्यक सब एक ही है, सब एक ही है, उसका सार एक ही है। चलिए अब लिखिए पहला पॉइंट विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। लिखिए यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। ये तो आपको बताया ना मैंने, एक ब्रिटिश कंसेप्ट, एक अमेरिकन कंसेप्ट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें लिखिए पहला पॉइंट, यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। उसमें लिखिए दूसरा, मतलब दूसरे वाले में पहला पॉइंट लिखिए ड्यू प्रोसेस में, यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। ठीक है बेटा, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी। अब विधि द्वारा वाले में लिखिए पहला, मतलब दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ बेटा जरूर। देखिए ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को, ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। इसके अपोजिट
अमेरिकी संविधान में यदि, अमेरिकी संविधान में डैश करके लिखो, यदि अमेरिकी विधायिका, यदि अमेरिकी विधायिका कोई ऐसी विधि का निर्माण करती है, एक मिनट रुको। आपने क्या लिखा था? ब्रिटिश संविधान में अमेरिकी संसद की सर्वोच्चता का स्वीकार किया गया है। उसके अपोजिट जो पॉइंट लिखना है वो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा दिया, उसको काटो अमेरिका वाले में, उसमें लिखो इसके माध्यम से अमेरिका वाले में जो लिख दिया था अभी उसको काटो, उसको लिखो इसके माध्यम से अमेरिका में, इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की, इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा अब आगे वो शब्द जो मैं बोल रहा था, तथा सम्यक, सम्यक क्या होता है? सम्यक, हलंत लगा देना है, सम्यक मतलब फेयर, न्यायपूर्ण, फेयर। लिखो इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को, सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की है सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। ठीक है, यानी वहां पर किसकी उच्चता है? सर ये यथोचित विधि प्रक्रिया में ही तो लिखेंगे ना? हाँ, उसी में लिखना है बेटा, उसी का सेकंड पॉइंट लिख दिया। अब वापिस आइए, तीसरा पॉइंट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में तीसरा पॉइंट, संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित विधियों के, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का, औचित्य समझते हैं क्या होता है? औचित्य कहते हैं ना, तुम्हारा क्या औचित्य है? क्या होता है औचित्य का मतलब? है क्या बोलते? एक आप उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, हाँ बताओ। हाँ, औचित्य का मतलब है स्थिति, यानी कि तुम क्या उस कार्य को करने का दावा कर सकते हो, काबिल हो कि नहीं हो। औचित्य है ना, ये कार्य औचित्यपूर्ण है, यानी जो जिस कार्य के लिए बना है। बोलते ना तुमने ये औचित्यपूर्ण कार्य नहीं किया है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा औचित्य क्या बनता है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं लिखाऊं। अब मैं यहाँ आके डांस करने लग जाऊं, जब मैं बोलूं चल छैया 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 छैया, तो ये औचित्य नहीं है, समझ रहे हैं? औचित्य है कि मैं ये लिखाऊं। ठीक है, तो मैं अपने औचित्य का पालन कर रहा हूं, अपने औचित्य का कीजिए। हाँ, संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहां की न्यायपालिका को नहीं है, वहां की न्यायपालिका को नहीं है। कहां की? ब्रिटिश। हाँ, वहां की न्यायपालिका को नहीं है। दूसरी तरफ आ जाइए बच्चे, अब लिखना है इसमें जो हम पहले गलती से वहां लिखने लग गए थे ना, जो काटा था वही वाला। यदि अमेरिकी विधानमंडल, यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है, यदि अमेरिकी विधानमंडल, विधायिका या विधानमंडल या संसद, कुछ भी लिख दो, आपका विधानमंडल मतलब विधि बनाने वाली। यदि अमेरिकी विधानमंडल, चाहे विधायिका लिख दो, चाहे संसद लिख दो, चाहे कांग्रेस लिख दो, सब एक ही है। यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है, कॉमा, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जो प्राकृतिक निर्माण करता है, विधि का निर्माण करता है, जो प्राकृतिक
न्याय के सिद्धांतों, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को, तो अमेरिकी सर एक न्यायपालिका, और सुनिए। यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती। तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती। अब मैं आपको कुल मिला के 40 सेकंड दे रहा हूं, 40 सेकंड, 10 सेकंड एक्स्ट्रा। यानी आप इस तीनों लाइंस को पढ़िए, दोनों को मिला मिला के, मतलब एक तरफ इधर एक तरफ इधर, और इसका सार समझिए। फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे समझाएगा क्या है इसका आशय। तीनों पढ़िए जरा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग। अगर आपको ये तीनों बातें लिखी हुई समझ में आ जाती हैं तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर नहीं आती है तो फिर मतलब आपका तो शुरू से ही कंसेप्ट गड़बड़ है। पहले तुम दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता था, तुम्हारा तुम्हारे दोस्त का। जब से तुम अलग अलग हुए तब से गड़बड़ हुआ। ऐसा कैसे हुआ? अब इसका अच्छा चलता है, जो लड़का जा रहा है उधर, इसका दिमाग तेज चलने लगा है आजकल। और इसका भी, इसके चेहरे से पता लग जाता है मुझे, इसके अंदर आंसर खुद ही निकलने लगते हैं। पता लगता है समय समय के साथ प्रक्रिया भी बदल रही है। आयुष का तो पहले चलता था, आजकल आयुष पता नहीं कौन सी दुनिया में है। पिछले साल तो उसका खूब चलता था दिमाग, इस साल उसका लग रहा है कि गर्मी से खराब हो गया दिमाग। भाई टीचर को तो एक एक बच्चे का पता लग जाता है कि कौन, आपके सवाल पूछने के तरीके से ही पता लग जाता है। इसलिए कुछ लोग सवाल ही नहीं पूछते वो बोलते हैं कि इससे पता लग जाएगा। हम लोग भी ऐसे डरते थे बचपन में कि हम ये सवाल पूछेंगे और पूरी क्लास में हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए कि इन्हें ये भी नहीं पता। तो ये डर नहीं होना चाहिए। जिसने इस डर पे विजय पाली तो फिर वो व्यक्ति पूछ भी सकता है, उसको कोई डाउट भी हो, वरना तो फिर डाउट डाउट ही रह जाएगा। क्यों? है ना? पर पूछना तब है जब मैंने अपनी बात पूरी कर ली। कई बार मेरी गाड़ी चल रही होती है फुल स्पीड में, आप बीच में पूछ देते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कोई तेज गाड़ी चल रही है और एकदम बीच में पूछा, तो फिर क्या लगता है, ब्रेक लगता है ना एकदम, तो वो डिरेल हो जाती है चीज। इसलिए जब मेरी बात पूरी हो जाए तब। है मतलब न्यायपूर्ण, जस्ट, बिल्कुल सही। ये लड़का आजकल भाई सही जवाब, क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत। क्या बात है प्रशांत, सही जवाब दे रहा है आजकल ये, और शब्द भी एकदम सही बोल रहा है, सटीक। चले भाई, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई बेटा, आप बताइए क्या है मतलब, पहला वाला पॉइंट पढ़िए, फटाफट पढ़िए बेटा। हाँ पहला पढ़िए, बैठे बैठे पढ़िए। हाँ तो ये तो आपको समझ में आएगा, इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं हो, ब्रिटिश तो हाँ, लेकिन समझने वाली बात भी है अगर निकालना चाहें तो। वो तो ये है कि जितना खोदो उतना पानी। ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्यों बोला इसे? अब जरा पीछे जाओ, जरा जब पॉलिटिक्स शुरू हुई थी 1 डेढ़ 2 महीने पहले पीछे जाओ, वहां से आएगा इसका आंसर। ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्यों बोला है वो? मैंने पहले वाले को, अब डंडा लेके आओ जरा। ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्यों है वो? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आप बताओ, आप बताओ किरण।
किरण बताओ जल्दी, ये जो हमने लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, ऐसा क्यों? ब्रिटिश संविधान में ऐसा क्या है? आयुष, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस लड़के ने एकदम सटीक जगह निशाना। अरे ब्रिटेन में तो संसद इतनी ताकतवर है कि वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। यानी ब्रिटेन में सारी ताकत किसके हाथ में है? संसद। तो वहां तो ये मान के चलते हैं संसद मां है, मां, और संसद कोई कानून गलत बना ही नहीं सकती। क्या मजाल न्यायपालिका की, क्या मजाल महाराजा महारानी की, संसद ने जो कह दिया वो ईश्वर की वाणी। इतना खतरनाक है ब्रिटेन में संसदीय कल्चर, इसीलिए वहां किसकी सर्वोच्चता है? भाई संसद, देखिए ना वहां क्या क्या सिद्धांत है। वहां संसद को इतनी पावर है, इतनी पावर है कि उसके बारे में मतलब जो बड़े बड़े थॉट देने वाले थिंकर्स हुए, उन्होंने बोला वो आदमी को औरत और औरत को आदमी नहीं बनाया, वरना तो वो भी बना दो। इतनी खतरनाक, आज के जमाने में तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ये भी हो जाए। वहां संसद इतनी पावरफुल। अच्छा, दूसरा क्या कंसेप्ट है मैडम? नहीं नहीं, अमेरिका वाला का पहला। ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्चता है, अमेरिका में किसको है? विधि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सम्यक। अब विधि सही है नहीं है, यहां तो सवाल ही नहीं उठता। संसद ने विधि बनाई, विधि सही होगी ही होगी, ये मान के चलना है। यहां ये है कि जो विधि बनाई उस विधि पर प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, और विधि सही है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो अभी पीछे हमारे यहाँ क्या चल रहा था एक एक उपालन के टाइम पे? संसद ने विधि का पालन किया, प्रक्रिया फॉलो की, बस न्यायपालिका ने बोला संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है ना, फलाना फलाना कानून को तरीके से बनाया है ना, ठीक है ठीक है, संसद ने बनाया, विधि सही है सही है सही है। अब क्या बोलने लगी हमारी न्यायपालिका? संसद ने जो बनाया है और प्रक्रिया का पालन किया है वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ विधि भी सही होनी चाहिए। यही तो अंतर आ गया। चलो भाई दूसरा पॉइंट पढ़ो अब। हाँ, ना क्राउन क्रून को तो अपने क्राउन अपना पैसा भी नहीं निकाल सकता अपने अकाउंट से बिना संसद से पूछे। उसके पास बेइज्जती वाली बात है, वो नाम नाम का क्राउन है, वो बोल रहा कि मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, तो संसद से पूछेगा पहले। ये है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। तो ये आपको पता लग गया ब्रिटिश संविधान में किसको स्वीकार किया है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ब्रिटेन में संसद ही सब कुछ है, ये मान के चलिए, संसद मतलब सुप्रीम। तो इसीलिए आप देखते हो पूरी दुनिया में संसदीय लोकतंत्र की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। अब देखिए वहां की संसद, इसका मतलब वहां के लॉ बनाने वाले लिखित संविधान भी नहीं है, वहां संविधान लिखित ही नहीं है, सब कुछ कैसे चल रहा है? मौखिक रूप से, कुछ चीजें लिखित है कुछ नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, अनकंपाइल्ड है ना, बड़ी बात यह है कि वो बनाने वाले कितने, उनके ऊपर कितना दायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी कि उन्हें कुछ गलत करना ही नहीं है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि हमारे यहां तो गलत कर दिया, चलो कर दिया, इंटेंशन नहीं था, कहीं इंटेंशन भी था, कोई नहीं, गड़बड़ होगा न्यायपालिका देख लेगी। वहां तो न्यायपालिका दखल ही नहीं देती, संसद ने जो कर दिया कर दिया। तो संसद, अब आपको अगर ये पता है कि आप कोई काम गलत कर रहे हो और आपके ऊपर कोई बड़ा है, आपकी गलती सुधार देगा। जब आपको पता है आपके ऊपर कोई है ही नहीं, जो करना है आपने करना है, तो फिर आपके ऊपर डबल प्रेशर है कि आपको काम करना ही क्या है, सारा सही ही करना है। तो वहां संसद है। दूसरी जगह क्या हो गया? अमेरिका का कंसेप्ट। अब पढ़ो दूसरा पॉइंट, अमेरिका अमेरिका का दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तो अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता आ गई, यानी वहां न्यायपालिका, तभी तो अमेरिका से कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। ब्रिटेन में ये कंसेप्ट ही नहीं है, अमेरिका में कंसेप्ट कौन सा है? जुडिशियल, न्याय पुनर्वालोकन। ये अमेरिकी, अमेरिका में कोर्ट देखती है, हाँ भाई बाइडेन ने क्या क्या बोला है, हाँ भाई कांग्रेस ने क्या क्या कानून पास किया है,
बिल्कुल एक चश्मे से उसको नजर रखेगी। ब्रिटेन में कुछ नहीं, ब्रिटेन संसद, ओ संसद माँ है, माँ, उसने सही बोला, अमेरिका में सर। ये अंतर। तीसरा पॉइंट, तो वहां की न्यायपालिका लिख दिया ना आपने, ब्रिटेन में न्यायपालिका के पास ये शक्ति नहीं है कि वो उनका और वहां पे क्या है, अमेरिका में ये शक्ति न्यायपालिका के पास है, न्यायपालिका कानून को रद्द। अब भारत का कंसेप्ट देखो, भारत बेचारा थोड़ा अमेरिका वाला और थोड़ा ब्रिटेन वाला, और बच्चे यहाँ के परेशान, ना तो ढंग से अमेरिका ही है भारत में, कंसेप्ट अमेरिका का नाम। तो हमारा, तभी तो हमारा क्या बोलते हैं, संविधान कैसा है, थोड़ा 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 सबसे ले रखा है, थोड़ा अमेरिका, मतलब एक ऐसी खिचड़ी बना रखी है, थोड़ा अमेरिका, थोड़ा ब्रिटेन, थोड़ा फ्रांस, थोड़ा कनाडा, थोड़ा जापान, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, सबकी खिचड़ी। और तब हमारा संविधान इतना कठिन और जटिल हो जाता है, तो बच्चे बोलते हैं क्या करें हम इसमें। ये है बात। किसका फोन आ गया इसी टाइम? हेलो, हाँ जी हाँ जी। मैं क्लास में आऊंगा मैम, मेरी कितनी, 12 बजे है? नहीं, 11:30 मेरी क्लास होती है मैम, उससे पहले ना। 12:30 नहीं, 12 बजे बोल रहे थे मुझे तो। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि फिर मेरी 2 बजे भी क्लास होती है ना उसके बाद। अभी भी क्लास में ही हूँ मैं। ठीक है मैम, ओके। हाँ जी, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? अब तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब जरा फोटो लो, फटाफट से फोटो लेना। ये देखो, आपको ना ये नोट करना है बच्चे, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि सारा टाइम तो आपको समझाने में निकल जाता है। ये, इसकी फोटो ले लो सभी लोग, इसको कॉपी में नोट करना है, इसी में अनुच्छेद 21 में आ गया। साइड हो सर, हाँ, मैं साइड हो जाता हूँ। थोड़ा सा साइड। ले ली? अब इसकी फोटो लो, लेकिन इसको केवल पढ़ना है, इसको लिखना नहीं। अरे सर अभी हम नहीं ले पाए, राम बहादुर जी का ही नाम दिख रहा था। राम बहादुर जी का नाम, अच्छा उसमें तो स्क्रीन में ऐसे, सर ले लिया। ठीक है। राम बहादुर जी अपने आप में हम सबके लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनसे कभी कभी हो पाती है हमारी बात, लेकिन देखिए, एक तो उनके ऊपर जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो कितनी बड़ी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश की आंतरिक सुरक्षा उनके हाथ में है। चुनाव का माहौल चल रहा है देश में, आचार संहिता है, ऐसे समय पे, और उनको पढ़ने की दिलचस्पी देखिए, उनको बड़ा दुख होता है, कभी वो पढ़ नहीं पाते, कभी ड्यूटी ऐसी होती है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी। आप सोचिए, आप अपनी तुलना अगर कीजिए उनसे, दायित्व सबके पास है, जिम्मेदारियां सबके, सीमा जी भी आप देखिए अपना समय निकालती है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो कहने का सर मतलब ये कल अपनी सर कल आंतरिक, गए थे, सर कल गए थे चुनाव प्रशिक्षण में, और 2 बार एप्लीकेशन सीडीओ के यहाँ दिए थे सर। मतलब बहुत अच्छा लगा कि मेरी ड्यूटी कट गई एक अलग अभिभावक दिखा के। तो सर आज फिर पढ़ रहे हैं, ड्यूटी मेरी कट गई सर, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती मुझे। यही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी अभी छोटे हैं एज में ना, जो आप लोग अभी ग्रेजुएशन वाले हैं, पोस्ट पीजी कर रहे हैं, अभी ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम और कोई काम नहीं होता, न बीवी, न बच्चे, न परिवार, न कुछ, न पति पत्नी, न सास ससुर, न सास ने बोल दिया बहू तू पढ़ती रहती है, खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, बहुत सी जिम्मेदारियां हो जाती, किरण होती है ना। शादी के बाद परिवार में दिक्कतें बहुत होती है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो जो अभी मौका है वो सबसे अच्छा मौका है, इस टाइम से अच्छा, क्योंकि माता पिता तो ये देखते हैं बच्चा पढ़ रहा, कुछ कुछ तो जानबूझ के, जैसे मैं जब छोटा था मैं किताब लेके बैठ जाता जानबूझ के, मुझे पता था आज बर्तन धोने का नंबर मेरा आने वाला है, तो क्योंकि जब पढ़ता हुआ बच्चा होता है, माँ बोलते हैं पढ़ने दे, अब पढ़ रहा है, हमारा बच्चा पढ़ता हुआ अच्छा लगता है सबको। तो ये जरा नोट कर लीजिएगा, ये तो कल बता दिए थे। इसमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही थी, कल फोटो ले ली थी। भाई, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, क्या है ये, शरण, शेल्टर का अधिकार। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, यानी कि हिरासत में जब रखा जाता है तो अलग से ना रखा जाए, एकल हिरासत से बचने का अधिकार, जैसे जेल में एक ही सेल में रखा हुआ उसको, ऐसे नहीं, तो उसको यह अधिकार है। सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, कस्टडी में जो मर जाते हैं हिरासत में, उसके विरुद्ध अधिकार,
एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सजा बार बार टल रही है, एग्जीक्यूशन होता है फांसी, उसका अधिकार। डॉक्टर के असिस्टेंस का अधिकार यानी डॉक्टर की सदद, जैसे अभी केजरीवाल साहब का बीपी बूपी बढ़ गया था, वहां शुगर बढ़ रहा था, कभी कुछ बढ़ रहा था, अभी थे ना वो ईडी की कस्टडी में, तो बार बार उनका शुगर भी चेक हो रहा था, वेट भी चेक हो रहा था, ब्लड प्रेशर सब चेक हो रहा था। पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक जगह पे फांसी नहीं दी जा सकती। कल्चरल हेरिटेज क्या होती है? सांस्कृतिक विरासत, उसको बचाने का अधिकार। शुद्ध जल शुद्ध पानी का अधिकार, व्यक्ति के बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का अधिकार, स्वास्थ्य का और मेडिकल सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये भी आपके पास है, और अंडर ट्रायल्स के जो है आपको उससे भी प्रोटेक्शन का अधिकार। अब इसमें कुछ अधिकार नोट कर लीजिए, एक सेकेंड। विवाह, एक मिनट, विवाह का अधिकार, विवाह का अधिकार बता दिया था, विवाह। अब विवाह का अधिकार है, तुम्हारी शादी करने की तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारा अधिकार है बेटे, इसमें आपको चिंता की बात नहीं है। और दूसरा अधिकार क्या है? अब विवाह का अधिकार है तो विवाह न करने का भी है, नेगेटिव राइट भी है उसके साथ। दूसरा अधिकार आपका क्या है? लेकिन कोई पागल विवाह करना चाहे तो, जिसका दिमाग है ना सही रहे तो, कैसा विवाह? कोई पागल हो जैसे वो भी शादी करना चाहे तो सर उसको क्या अधिकार मिलेगा? तो उसका मान लो उसका मन कर भी रहा है तो उससे कौन करेगा? दूसरे का भी तो होना नहीं चाहिए। करने, नहीं सर, अमीर आदमी होगा, पागल पागल लोग होते नहीं, पैसा देखा नहीं चले गए तो ऊपर चला ही जाएगा, तो क्या उस पागल को भी अधिकार होगा शादी करने का? ना ना ना, पागल पुगल अधिकार सही व्यक्ति के लिए है, सही व्यक्ति के लिए सम्यक। अब कोई व्यक्ति पागल है और उसका वो भी बोलेगा कि मेरा लेकिन सर घूमने एक का चीज कहना अधिकार है। चाहेंगे सर एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे प्रधानी का इलेक्शन होता है या जो भी, वो सही बता रहे हैं आपको कि गोदी पागल सागल मतलब पता नहीं कैसे कागज बनवा लेते हैं, वो तो लिए चले आ रहे हैं, मतलब उनका भी वोट पड़ जाता है। देखिए, अगर कुछ इस तरह के मामले सीमा जी आप देखती हैं तो वो केवल सब अपवाद माने जाएंगे, वो मुख्य धारा की चीज नहीं, वो सब अपवाद होंगे। कुछ भी ऐसा मामला आपको लगता है सर ने ये बात बोली और हमने कई कई जगह पे इससे अलग चीज देखी, तो वो सब चीजें अपवाद हैं, अपवाद, वो कोई मेन चीज नहीं है। तो विवाह का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या होता है बच्चे? कवर होता है। लक्ष्मीकांत किताब आप पढ़ते हैं, पूरी सर एक लिस्ट चीज दे यहाँ रखी पे आप बताइए, सर एक चीज आप बताइए, सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही जानना चाहेंगे आपसे कि सूचना का अधिकार सर विभागीय हो सकता है क्या? व्यक्तिगत भी सूचना जबरदस्ती हमसे ली जा सकती है, ये आपसे पूछना चाह। देखिए, व्यक्तिगत सूचना कैसे आपसे ले लेंगे? आपके पास निजता का भी तो अधिकार है। जी सर जब जी आप सार्वजनिक भूमिका में नहीं है, अब पर्सनली कोई जी मेरे बारे में जानना चाहे पर्सनली, तो मैं नहीं देना चाहता सूचना। हाँ, कहीं पर अगर मैं पब्लिक ड्यूटी में हूं और मैं पब्लिक ड्यूटी के रूप में काम कर रहा हूं, पब्लिक ऑफिस के ऐसा मेंबर काम कर रहा हूं, तो फिर वो निजता वाली बात नहीं है। तब तो फिर क्या हो गया, वो मेरा कृत्य किस में आ जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा, तो फिर मेरे से लिया जा सकता है। तो ये सारे अधिकार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप कुछ बोलिए, कुछ पूछ रही थी? हाँ बोलिए। क्या? हाँ ठीक है। हम्म हाँ, ये बोल सकते हो कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में शासन किया है, वहां की जनजातियों को, वहां के स्थानीय लोगों को, नागरिक को समझा है, उनके कानूनों का अध्ययन किया है, तो उससे उनकी कानून के संबंध में जो सोच है वो काफी परिपक्व हुई है, कहीं ना कहीं उनको उसका लाभ मिला है। हाँ हाँ, मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी सोच में परिपक्वता आई है। वहां पर संसद सर्वोच्च है तो इसके पीछे तो वहां के ही जो फिलोसफर रहे हैं उनके कंसेप्ट हैं, डाइसी का कंसेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है उनके भी, क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण का जो दौर रहा उससे एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ कि जहां पर कुछ उद्योगपति लोग आए। पुनर्जागरण समझ रहे हो? कई पर जगह हमने शोषण भी देखा, कई पर कुछ ऐसे कुरीतियां थी समाज में, उनके खिलाफ आवाज उठी, तो उन्होंने अपने देश में देखा, अपने कॉन्टिनेंट में देखा, दुनिया भर का भी, तो उससे उनके ज्ञान में और वृद्धि हुई, दुनिया भर की चीजों को समझा जाना। तो इनडायरेक्टली तो लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, कहीं आप एज अ नोट डाल उसको कर सकते हो, डाल सकते हो। है?
दे देगा वेटेज, लिख सकते हो आप, ऐसा गलत नहीं है, सही है, लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं है। लिंक है, इनडायरेक्टली लिंक है, क्योंकि भारत में जो ये आए अंग्रेज, इन्होंने भारत के तमाम कानूनों को पढ़ा, मनुस्मृति वगैरह को जाना, भारतीय समाज का अध्ययन किया, तो इनको यहाँ विचित्र व्यवस्था दिखी, वर्ण व्यवस्था दिखी, यहाँ पर इन्होंने पशु बलि, यहाँ पर इन्होंने नरबली जैसी चीजें देखी, तो कहीं ना कहीं उसका उन पर असर पड़ा। हमें आज का आईपीसी, हमारा सीआरपीसी, सीपीसी, ये कानून देने वाले कौन है? अंग्रेज हैं। तो उन्होंने हमारे कानूनों का अध्ययन किया, मुस्लिम कानूनों का अध्ययन किया, तमाम चीजें देखी, दुनिया भर में देखा, तो कहीं ना कहीं उससे उनकी बौद्धिक क्षमता में विकास हुआ, और तो ही चिकिच आगे चीजें हुई। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता देखी उन्होंने, जेम्स प्रिंसेप का नाम आपने पढ़ा, अशोका के सबसे पहले जो वो है शिलालेख, उसने अध्ययन किया। अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम सुना है, रॉबर्ट बुशरूट का नाम सुना है ना? तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ा बच्चे। हाँ, अभी रुक जाओ, पहले मैं कंप्लीट करने दो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपके लिए एक प्रश्न है, क्वेश्चन नोट कीजिए, आपको घर में करना है। जैसे मैंने बोला कि आयुष को बोलने का अधिकार है, तो आयुष को ना बोलने का भी अधिकार भी है, इसका उल्टा हो गया ना, बोलना है तो ना बोलना, चुप रहने का भी अधिकार है। आयुष को विवाह का अधिकार है, तो विवाह ना करने का भी अधिकार है। तो फिर प्रश्न आता है, आयुष को जीवन का अधिकार है, तो क्या मरने का भी अधिकार है? विवाह का है, विवाह का नहीं, ना करने का भी है, नेगेटिव भी है, बोलने का है तो ना बोलने का भी है। तो फिर कोई दलील दे कि फिर ऐसे तो सर जीने का अधिकार है, तो मरने का भी अधिकार होना चाहिए। तो क्या मरने का अधिकार है हमें अनुच्छेद 21 के तहत? सर इच्छा खोजना मृत्यु है। सर, जैसे इच्छा मृत्यु लोग राष्ट्रपति के पास अप्लाई करते हैं कि इच्छा मृत्यु चाहिए, कुछ लोग ऐसी बीमारी हो जाती है, जिंदगी बोझ हो जाती है, या पूरा परिवार, सर कहीं ना कहीं आता तो इच्छा मृत्यु का अधिकार तो है ना सर? अभी इच्छा मृत्यु के अधिकार की क्या स्थिति है ये तो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन आप लोगों को एक काम है, पहले ये क्वेश्चन लिखिए आप, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से लिखिए। क्या भारत में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, क्या भारत में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के साथ साथ जीवन के अधिकार के साथ साथ या इसके सर अंतर्गत, एक बात बोलिए। क्या भारत में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के साथ साथ मृत्यु का अधिकार भी है? अब मृत्यु का मतलब ये नहीं कि किसी ने तुम्हें मार दिया तो ये उसका अधिकार था, इसको इसने उड़ा दिया, इसका खून कर दिया, उसका अधिकार, ये नहीं है, ये तो किसी को अधिकार नहीं है। मृत्यु का मतलब है आत्महत्या, कि मेरा जीवन मेरी बॉडी, तो मेरी बॉडी में अपनी बॉडी को लटका दूं, फांसी लगा दी, आत्महत्या। यानी कि मृत्यु का, नीचे लिखो, मृत्यु से आशय क्या है? आत्महत्या, आत्महत्या। अब एक चीज होती है आत्महत्या सीमा जी, और दूसरी आपने बोला इच्छा मृत्यु। सर आत्महत्या का अधिकार नहीं है, आत्महत्या जी, आत्महत्या अपराध है। और सर अगर बच गया सुसाइड करने वाला तो सर उसको जेल भी होती है। लेकिन सर इच्छा मृत्यु एक अलग बात हुई, क्योंकि सर लाइफ वो जो बन जाए या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए तो हम राष्ट्रपति के पास अप्लाई करते हैं, इच्छा मृत्यु की हाँ, डिमांड तो करते हैं, मुझे मैंने चाहिए पहले जी। ये मैंने पहले समझाया था आपको, दोनों कंटेक्स्ट में पढ़ के आना है इसको। एक होता है आत्महत्या, आत्महत्या तो आईपीसी के 309 में अपराध माना गया है। आईपीसी की धारा 309 में आत्महत्या अपराध है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसे 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों लग सकता है। आत्महत्या करता है और आत्महत्या करके मर गया तो फिर क्या अपराध? तो सर कोई सजा ही नहीं हो सकती, क्योंकि तो खत्म ही हो गया, तो मर ही गया। लेकिन आत्महत्या, अब किस पे लगाएंगे जुर्माना? वो तो जुर्माना जिस पे लगना तो मर गया। आत्महत्या करने का प्रयास किया और बच गया, ले भाई उल्टा फंसा, फिर उल्टा फंसा। लेकिन एक मामले में न्यायालय ने इसको इससे बाहर रखने की बात की थी, लेकिन अभी भी 309 बना हुआ है। अभी एक कुछ समय पहले मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने आत्महत्या के प्रयास को हटाने का इसमें बात की थी, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। इसमें संसद ने कानून बनाना है, अभी कुछ नहीं किया है। दूसरी बात ये आती है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु में आपको मैं एक कानून दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। अरुणा शानबाग का केस पढ़िएगा, अरुणा शानबाग, ये नाम नोट कीजिए, अरुणा शानबाग, अरुणा शानबाग का मामला पढ़िएगा। कौन थी अरुणा शानबाग? इनके साथ क्या रेप का कुकर्म हुआ? इनकी हालत क्या हो गई? कितने समय सर ये वही नर्स है ना जो कोमा में 43 साल रही, और एक हाँ। सफाई कर्मचारी ने रेप किया था हॉस्पिटल में,
उसके हाँ। बाद सर ये 43 साल कोमा में रही, बाद में सर वो मर भी गई। तो ये अब इच्छा उसका क्या हुआ नहीं पता सर, वो तो जेल से भी छूट गया सर, उसका परिवार था, घर था, सब कुछ था सर। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, आप पढ़िएगा इसको। और इच्छा मृत्यु में दो प्रकार से, एक होता है एक्टिव इथेनेशिया और एक होता है पैसिव इथेनेशिया, सक्रिय और जो है असक्रिय तरीके से। यानी इच्छा मृत्यु, अगर आपको इच्छा मृत्यु के तहत मृत्यु मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी? जैसे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, हम बोलते हैं ना ब्रेन डेड हो गया है, सांस चल रही है किसी की, वो आईसीयू में है, सीसीयू में है, क्रिटिकल केयर यूनिट में है, आईसीयू में है, और वेंटिलेटर के माध्यम से उसको एक प्रकार का आर्टिफिशियल सांस दिया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम उसका वेंटिलेटर हटा दें, ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दें, सब हटा दें, तो कुछ देर बाद वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? खुद ही। और वेंटिलेटर के माध्यम से उसे लंबे समय तक जीवित रखा जा सकता है। तो एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या है? उसने इच्छा मृत्यु, उसके परिवार वाले, पूरा इसके प्रोसीजर है फॉलो हो गया, परिवार वालों ने रजामंदी दे दी, हम चाहते हैं ये तड़प रहा है इतने सालों से, इससे अच्छा है कि इसकी मौत हो जाए। भाई जीवन का अधिकार है तो एक सम्मान पूर्वक तड़पने से अच्छा है कि व्यक्ति मरे। लेकिन मरे कैसे? इसके दो तरीके हो सकते हैं। आपने उसका वेंटिलेटर हटा दिया, ऑक्सीजन मास्क सपोर्ट सारा हटा दिया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, धीरे धीरे कुछ देर बाद क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। एक तरीका होता है कि आपने उसको ऐसा इंजेक्शन दिया, ऐसी दवाई दी, इंजेक्ट किया उसके अंदर, जिससे उसकी क्या होगी? मौत होगी। तो क्या भारत में दोनों तरीके अलाउ हैं कि अगर किसी को मारना है इच्छा मृत्यु के तहत, उसको मृत्यु दे रही मिल रही है, तो क्या डॉक्टर, मेडिकल टीम उसको ऐसा इंजेक्शन दे सकती है जिससे कि उसकी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर मौत हो जाए? क्या ये अलाउ है या ये नहीं है? या ये अलाउ ये है सर बिना कि उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाए? तो दोनों में समझ में आया। एक्टिव का मतलब आपने खुद बाहर से कुछ इंजेक्ट किया, इंजेक्शन दिया, मर गया। और इनएक्टिव में मतलब आपने कुछ नहीं किया, जो सिस्टम लगा हुआ था बाहर से उसको सपोर्ट का, वो हटा दिया, फिर उसकी अपने आप क्या हो गई? मौत हो। तो दोनों विषय आपको पढ़ के आने हैं। अरुणा शानबाग मामला पढ़ के आना है, आत्महत्या पढ़ के आना है, आत्महत्या 309 में आईपीसी की धारा के तहत इसको क्या अपराध माना गया है पढ़ के आना है। हाल ही में माननीय न्यायालय ने क्या बोला इसके ऊपर, कोर्ट ने, वो पढ़ के आना है। और अभी संसद ने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया वो। तो ये सब मैं आपसे सोमवार को पूछने वाला हूं, इस संबंध में आपको ध्यान रखना रहेगी। बात याद? अब याद कीजिए ओके सर, ओके। अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद 19 में मैंने आपको एक पेज छुड़वाया था। अनुच्छेद 19 में मैंने आपको एक पेज छुड़वाया था, ध्यान दीजिए जरा। अब अनुच्छेद 19 का जो पेज छोड़ा था आपने, ये उसके तहत सारे अधिकार यहां पर मैंने लिखा दिए, ताकि कोई भी प्री में क्वेश्चन आए तो आपको लिखिए अनुच्छेद 19 के तहत, ये सारे नोट कीजिए अभी तुरंत। जो पेज छोड़ा था लिखिए, अनुच्छेद 19 के तहत व्युत्पन्न अधिकार, यानी 21 वाले तो आपने फोटो ले ली और आज भी देखा। 19 के तहत क्या क्या आ रहा है? तो 19 के तहत भी आपके बहुत से अधिकार है। लिखिए इनको सबको। मनीष जी बात बोलिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सम्मिलित अधिकार कौन कौन सा है? तो बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार को प्रस्तुत एवं प्रसारित करने का अधिकार है, चाहे तो वो आप बोल के कर रहे हैं, चाहे लिख के कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई कॉलम लिख रहे हैं। आजकल लोग कॉलम लिखते हैं ना, ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग, वो भी आपका क्या है? विचार अभिव्यक्ति। आप कोई कार्टून बना रहे हैं, स्क्रिप्चर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप आर्टिस्ट हैं, गा के भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बॉलीवुड में पिक्चर बना रहे हैं, तो पिक्चर भी तो अभिव्यक्ति है। कोई मूवी बना दी आपने, वो भी अभिव्यक्ति है। यानी जो पिक्चर बन रही है, आपको ये भी ध्यान रखना है, सिनेमा, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं, वो सब किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है, वो भी अभिव्यक्ति है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, पढ़ के आना है बच्चे। कुछ पॉइंट आपको लगेंगे, आप लिख लेना उसमें साइड में जो लगता है आपको। तीसरा क्या है बच्चे? आगे प्रेस की स्वतंत्रता, विचारों भाषणों को छापने की स्वतंत्रता है। हाँ, समय समय पे बढ़ते जाएंगे। फिर जानने का अधिकार, यानी राइट टू नो, जानने का अधिकार भी आपके पास है। फिर आपके पास आता है और क्या? सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005 में आए। फिर यह फोन टैप करने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप मान लीजिए ये किसी का फोन टैप करके, जो मैं आपको कल बता रहा था,
वो उसके विरुद्ध भी अधिकार है। राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, आपको पता होगा राष्ट्र ध्वज फहराने का जो अधिकार है, ये पहले क्या होता था, केवल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर जो राष्ट्र पर्व होते थे उसी में अलाउ होता था। सर एक मिनट, एक मिनट सर, सर एक मिनट, जो फोन टैप करने का अधिकार है सर, हम्म तो ये तो बड़े बड़े से नेता लोग हैं, उनका फोन टैप करते हैं, लेकिन उनके जो शासकीय आईपीएस या आईएएस अधिकारी जो है उनकी अनुमति से होता है। तो फिर उनके बाद में अगर पता चलता है तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। हम्म कई बार ऐसा फोन टेप कांड हुआ है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी है और देखिए, झारखंड में भी फोन हुआ है। टैप करने का अधिकार कुछ मामलों में सेंट्रल एजेंसीज के पास है, केंद्रीय एजेंसियों के पास ये अधिकार है। किस मामले में? जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए विशेष स्पेशल कानून है। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकता, क्योंकि फोन टैप को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एज अ सबूत हम एंटरटेन नहीं करेंगे। कुछ मामलों में कोर्ट्स ने माना भी है, हाई कोर्ट में एक जैसा डिसीजन नहीं है, लेकिन फोन टैपिंग करने का अधिकार नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी, तो वो व्यक्ति तो कहीं बाहर था, नौकरी वोकरी करता था, क्या करता था, उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा था, अफेयर था उसका, और अफेयर था तो उसने अपनी पति और उसने अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को पकड़ने के लिए उस प्रेमी की, आदमी की फोन रिकॉर्डिंग निकलवानी चाहिए, फोन रिकॉर्डिंग, और उनका फोन टेप किया ताकि इनको रंगे हाथ पकड़ ले। लेकिन ये मान लीजिए कि माननीय न्यायालय ने उसी आदमी को फटकार लगा दी कि तूने ऐसी हिम्मत कैसे की, यानी कि वो अपनी पत्नी का और उस पत्नी के पति जो चक्कर चल रहा है जिससे, प्रेमी का, उनका फोन रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये फोन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, इसको कोर्ट एंटरटेन नहीं करती, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो एजेंसियों, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जहां हमारी सुरक्षा का मामला आता है, जहां देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता का मामला आता है, उन कुछ मामलों में वो भी कानून बन रखा है, वहां पर छूट दी गई है। दूसरी बात आपने बोली नेताओं के द्वारा, नेता बीच में ऐसा मामला आ रहा था, स्पाईवेयर का नाम चल रहा था ना, पेगासस, पेगासस का नाम सुना होगा, जिसमें सुना रहा था कि राहुल गांधी का, फलाना का फोन टैप हो रहा है, ये हो। अगर ये इस तरह की चीज की जाती है तो हालांकि वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये एकदम कानून के विरुद्ध है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति का फोन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अधिकार तो सबके लिए, वो भारत के नागरिक तो हैं, उनका फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, किस मामले में, उसके लिए भी विशेष प्रक्रिया है, जब मामला किससे जुड़ा हो, सुरक्षा से। अब हमें पता है ये व्यक्ति कहीं बाहर पाकिस्तान कॉल करता है, ये आईएसआई की किसी व्यक्ति से बात करता है, तब भी फोन कॉल हम उसकी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तब तो मूर्खता होगी भाई, तब तो सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप ही जिस क्षेत्र में, नक्सलवादी क्षेत्र में, और वहां हमें पता है कि नक्सलवादियों की आपस में बात हो रही है, इनका कमांडर इन्हें वो बोल रहा है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बम लगाओ, यहाँ पे वो करो, तो इस मामले में तो ये अधिकार आड़े नहीं आना चाहिए ना, फिर तो हमारी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी। उन मामलों को छोड़कर, इसको तो किया जाता है पर जैसे नक्सली या उग्रवादी लोग अगर बात करते हैं तो अपने हाँ यहाँ एक सिस्टम है जिसको उनकी फोन टेप करके उनके खिलाफ कार्रवाई, और जहां पर उनकी पॉइंट रहता है वहां पर हाँ, जाकर बस के हम लोग बिल्कुल सही समझे आप, जब सुरक्षा का मामला आएगा तब बात अलग है, लेकिन ऐसी जनरली कोई किसी का वो करना, वो अलाउ नहीं है, ये बात सामान्यता इस तरह से समझनी है। फिर है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। आज के दिन आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वज हो चाहे कोई भी ध्वज हो, अभी राम मंदिर का वो हुआ था तो लोगों ने अपने घरों में वो झंडे नहीं लगाए, आजकल भगवा भगवा झंडे लगे रहते हैं, या फिर लोग अपने घर में तिरंगा, कार में भी लगाते हैं तिरंगा। अभी 15 अगस्त, 26 जनवरी को देखो लोग अपनी गाड़ी के आगे, मैं भी अपने स्कूटर के आगे, ये अधिकार भी हमें मिला है, तो ये भी इसी से आया है, ये भी हमारी क्या है, अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो तो विदेश भ्रमण मूल अधिकार है, लेकिन परोक्ष प्रभाव में नहीं। तो यानी आप अगर सही उद्देश्य के साथ विदेश जाना चाहते हैं तो आप, मेनका गांधीवाद में ये तो मामला आया कि आप विदेश जा सकते हैं। अब आप विदेश इसलिए जा रहे हैं कि हम खालिस्तानी आतंकवादियों से मिलके आएंगे और देश में कुछ गड़बड़ करेंगे, तो फिर मान लीजिए आपका अधिकार, ये तो बुद्धि लगाने वाली बात है। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है तो सारे अधिकार हैं, और कुछ गड़बड़ करने की सोचोगे तो कोई अधिकार नहीं है, ये बात। खुद के प्रचार के लिए व्यापारिक विज्ञापन देने का अधिकार, तो आजकल आप देखते हो, अखबार देखते हो, अखबार का पहला पेज ही दृष्टि कोचिंग इतने सिलेक्शन, दूसरा पेज विजन आईएएस इतने सिलेक्शन, यूट्यूब खोलते हैं उसमें ऐड आ जाता है, अरे ओ गुड़िया 1 लाख रुपया मिला, वो कांग्रेस के ऐड आ रहा है आजकल, एक प्रधानमंत्री मोदी का ऐड आ रहा है, वो बीजेपी का, देख रहे हैं टीवी में ऐड आ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी में ऐड आ रहे हैं, हम तो इन्हीं को देंगे वोट, तो जिन्होंने हमें ये दिया है वो दिया है, तो ऐसा आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी है, हमें भी है।
हम लोगों को भी अपना कुछ कोई छापना, अपना आईएससी कोचिंग जहां आयुष जैसा विद्वान पढ़ता है, तो इसका कोई प्रचार निकालना है अखबार में तो निकाला जा सकता है, इंस्टाग्राम में डालना है निकाला जा सकता है। तो खुद का प्रचार करना जो व्यापारिक विज्ञापन है उसका अधिकार है। एमडीएच मसाले आते थे ना, उसके दादाजी आते थे वो प्रचार करते हुए, कितने आते, सौंदर्य साबुन निर्मा अलग अलग आते हैं, है ना। तो वो व्यापारिक विज्ञापन का अधिकार है। एक वो विमल पान मसाले का पता नहीं क्यों आता है, ठीक है ना, उसका भी एक मैंने देखा, उनका भी खैर उनका भी अधिकार है, दिखाते रहते हैं अपना विमल ऐसा साइन देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। शिक्षण का माध्यम चयन करने का अधिकार, हमें अपना शिक्षण का माध्यम खासकर प्रारंभिक स्तर पर तो वर्नाकुलर में पढ़ाया जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा आप समझिए विशेष वो था। और इसीलिए आप देखिए भाषाओं को महत्व दिया गया है भारत में, तो आपका ये भी अधिकार है, मौन रहने का भी अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार जहां जहां अभिव्यक्ति के संबंध में बात आएगी वो अनुच्छेद 19 से निकले हुए हैं। इसी के साथ आपकी क्लास पूरी हुई। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में जो काम आपको पढ़ने के लिए कहा हुआ है वो आपको पढ़ के आना है। हो जाएगी बात, याद हो जाएगा। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ओके ही। सर, ओके जी जी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद सर, ओके। अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।